Hello students, I am an poet teacher in Adarsh Senior Secondary School Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today will be discuss about chapter first. चैप्टर फर्स्ट था हमारा मुख्य कार्यपालिका। इसके अंदर हमने पिछली जो वीडियोस थी उनमें दो बड़े क्वेश्चन किए। आज हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन है, अच्छे मुख्य प्रशासक के गुणों की व्याख्या करें। अच्छा जो मुख्य प्रशासक होता है उसके गुणों की व्याख्या करनी है। तो इसका आंसर है, एक अच्छे और सफल मुख्य प्रशासक के क्या गुण होने चाहिए यह कहना कठिन है। भी एक जो मुख्य प्रशासक होता है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए उसके अंदर कि वो शासन को चला सके, तो ये कहना थोड़ा सा कठिन है। क्यों कठिन है? अच्छे मुख्य प्रशासक के गुणों की एक सूची प्रस्तुत करना आसान कार्य नहीं है। प्रशासन के अनेक विद्वानों ने मुख्य कार्यपालिका के गुणों की चर्चा की है। अनेक विद्वान हुए, उन्होंने क्या किया है? मुख्य कार्यपालिका के गुणों की चर्चा की है। मुख्य कार्यपालिका प्रशासन का नेतृत्व, निर्देशन और नियंत्रण करता है। नेतृत्व, निर्देशन और नियंत्रण, उसको नेतृत्व में अपने आगे ले जाता है। निर्देशन से अपने जो नीचे जो कर्मचारी हैं उनको निर्देशित करता है कि इस दिशा में अपने को जाना है, और फिर उन पे यदि वो इधर उधर कुछ गड़बड़ करते हैं तो उन पे नियंत्रण भी स्थापित करता है। ये होता है ये मुख्य कार्यपालिका। अतः मुख्य कार्यपालिका का व्यवहार तथा कार्यक्षमता को संपादित करने की योग्यता होनी चाहिए। एक अच्छे सफल मुख्य कार्यपालिका के निम्न गुण होने चाहिए। जो निम्नलिखित हैं ये गुण होने चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए? नंबर 1 है व्यक्तित्व की सफलता, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी। तो स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, मुख्य कार्यपालिका को प्रशासनिक एवं कार्यकारी शक्तियां प्रदान करने से ही मुख्य प्रशासक सफल नहीं हो सकता। सिर्फ ये है कि कार्यकारी शक्तियां प्रदान कर दी अपने, तो उससे क्या है कि वो ऐसे नहीं है कि शक्तियां आने से वो सफल माना जाएगा, क्योंकि उसको सही ढंग से उसको लागू करेगा लोगों के बीच में। वो जो यदि कोई योजनाएं बनती हैं तो योजनाएं ज़मीनी स्तर पर लागू होंगी तभी वो सफल मानी जाती है कार्यपालिका। ऐसे शक्तियाँ मिलने से सफल नहीं हो जाती। उसमें कुछ व्यक्तिगत मुख्य प्रशासक सफल नहीं हो सकता, उसमें कुछ व्यक्तित्व गुण भी होने चाहिए। व्यक्तित्व गुण भी होना चाहिए। जॉन विग के शब्दों में कानूनी शक्तियाँ कार्यपालिका की हड्डियाँ हैं। अब एक उदाहरण के रूप में जॉन विग है, उन्होंने कहा है कि कार्यपालिका की जो कानूनी शक्तियाँ वो तो सिर्फ कार्यपालिका की हड्डियाँ हैं। जैसे हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती है, मांस तथा रक्त, मस्तिष्क एवं आत्मा उसे समय ही प्रदान करनी होती है। उससे क्या करना होता है? उसे खुद को मांस तथा रक्त, मस्तिष्क एवं आत्मा समय प्रदान करना होता है। ये एक अपने शरीर का एग्जाम्पल देके अपने को समझाने की कोशिश कर रहा है कि कानूनी जो शक्तियाँ सिर्फ वो तो हड्डियों का रूप है, बाकी जो चीज़ें रहेगी उसके आसपास की वो क्या है? एक प्रशासक को समय बनानी पड़ती है या मुख्य कार्यपालिका को। अतः मुख्य कार्यपालिका का व्यक्तित्व सबल और संतुलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबल और संतुलित होना चाहिए। सबल व्यक्तित्व का अर्थ है इसका सबल का क्या अर्थ है कि बुद्धि, कौशल, प्रयोजनों की दृढ़ता, कार्य में सतत रुचि तथा कार्य करने की शक्ति। ये है सबल व्यक्तित्व का अर्थ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इन गुणों के बिना मुख्य कार्यपालिका अच्छी प्रशासक नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? अच्छी प्रशासक। यदि मुख्य प्रशासक सुस्त, ढीला, वृद्ध अथवा उदासीन हो तो उसके अधीनस्थ कर्मचारियों से कुशलता की उम्मीद करना बेकार है। यदि मेन जो बंदा है वही यदि
ढीला होगा, सुस्त होगा, तो उससे क्या है कि जैसे अपने घरों में भी देखते हैं कि हमारे घरों में यदि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो यदि थोड़ा बच्चों को और उनको प्रोत्साहन नहीं करते हैं तो उससे क्या है कि कुशलता में कमी आ जाती है। इसी तरह से अपने देश के अंदर कौन हो गया मुख्य प्रशासक या कार्यपालिका का मुखिया कौन हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। यदि प्रधानमंत्री यदि ढीला होगा या वो अपने निर्णयों में लेने में सक्षम नहीं होगा तो उसके जो नीचे जो काम करने वाले हैं वो भी वैसे ही हो जाएंगे। ये इसमें समझाने की कोशिश की गई है। कर्मचारियों की कुशलता की उम्मीद करना बेकार है। मुख्य कार्यपालिका की आशाएं बुद्धिपूर्ण होनी चाहिए। अब निर्णय तो लेना आता है लेकिन ये जो निर्णय सही निर्णय भी होना चाहिए, बुद्धिपूर्ण होनी चाहिए। उसकी आशाएं हैं वो उसमें इतनी बुद्धि का उपयोग किया जाए कि अन्य अधिकारियों की समझ आ सके। इतनी बुद्धि का उपयोग किया जाए, कोई भी चीज़ है वो यदि अधिकारियों को बताता है तो सीधा सीधा सभी समझ पाए। मुख्य कार्यपालिका का व्यक्तित्व संतुलित भी होना चाहिए। अब मुख्य कार्यपालिका है उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। अब ना तो एक तरफ इधर की साइड झुका होना चाहिए ना उधर की साइड में, बैलेंस्ड होना चाहिए। संतुलित व्यक्तित्व से अभिप्राय है सतत रूप से कार्य करने के लिए इच्छुक रहना। सतत रूप से मतलब निरंतर कार्य करने के लिए इच्छुक रहना। जीवन की सत्यता को अनुभव करना, जीवन के जो कठोर जो सत्य हैं उनका अनुभव करना। सभी परिस्थितियों में शांत रहना। अब ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाए एकदम से अचानक से तो उसमें क्या है, शांत रह के उसको हैंडल करना होता है। तथा कार्यों के प्रति आवश्यकता अनुसार उत्साह प्रदर्शित करना होता है। अब जहाँ पे उत्साह की जरूरत होती है वहाँ उत्साह भी प्रदर्शित करना होगा कि हाँ, यदि अपने कर्मचारियों के अंदर उसको जोश जुनून भरना है तो उसको उस टाइम उत्साहित भी होना पड़ेगा, उसको उत्साह पैदा करना पड़ेगा उनको अपने कर्मचारियों में। इसलिए हर जगह शांत भी नहीं रह सकते, हर जगह उत्साहित भी नहीं रह सकते। उसको क्या है, जो चीज़ें हैं उसको सोच समझ के जहाँ ज़रूरत है उसके अनुसार, आवश्यकता अनुसार ही ये चीज़ें करनी होती है। इन गुणों का होना एक अच्छे मुख्य कार्यपालिका के लिए आवश्यक है। इन गुणों का होना क्या है, एक अच्छे मुख्य कार्यपालिका के लिए बहुत ज़रूरी है या आवश्यक है। मुख्य कार्यपालिका की महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने व्यक्तित्व द्वारा अपने सहयोगियों में किस सीमा तक विश्वास उत्पन्न करने में सफल होता है। अब आपने ज़्यादा जोश दिला दिया तो ऐसा नहीं है कि हर बार वो आपकी बात मानेंगे। आपको उनके प्रति क्या है, विश्वास भी डेवलप करना है, तभी तो आपकी बातों को मानेंगे। ठीक है, तो आगे सेकंड पॉइंट है अच्छा नेतृत्व, गुड लीडरशिप। गुड लीडरशिप के लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। मुख्य कार्यपालिका अच्छे नेतृत्व का गुण होना आवश्यक है। मुख्य कार्यपालिका में क्या है, अच्छे नेतृत्व का गुण होना आवश्यक है। नेतृत्व की परिभाषा आसान काम नहीं है, ये भी लीडरशिप भी आसान काम नहीं है। कुछ लोगों ने नेतृत्व को मानवीय संबंधों में मधुरता उत्पन्न करने की क्षमता बताया है कि मानवीय जो संबंध है उनमें मधुरता उत्पन्न कर सकता है, वो क्या है, नेतृत्व कर सकता है। और कुछ ने इसे उत्साह उत्पन्न करने और बनाए रखने की शक्ति बताया है। और कुछ ने ये बोला है कि जो उत्साह उत्पन्न करके रखता है और बनाए रखने की शक्ति बताया है। डॉक्टर AP शर्मा के मतानुसार चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो अथवा कोई अन्य क्षेत्र, महान नेताओं में सामान्यतः 2 गुण पाए जाते हैं। ये 2 गुण तो क्या है, जो नेता लोग हैं उनमें पाए जाते हैं, महान जो नेता हुए हैं। इन नेताओं की बात नहीं कर रहे जो अपने यहाँ होते हैं, ये नेता नहीं होते। नेता जो सबको बैलेंस्ड रूप में देखता है। प्रथम 2 गुण कौन से होने चाहिए महान नेताओं के अंदर। प्रथम, वे अपने लक्ष्यों के साथ पूर्णतया तदनुरूप हो जाते हैं। इसी तदनुरूपता से उनका समय का उत्साह उत्पन्न होता है। इसी से उनका समय का अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसमें तन मन धन से लग गए, मतलब
तो उससे क्या है कि उनका अंदर उत्साह रहेगा और साथ में वो अपने साथ वालों को भी मोटिवेट कर सकते हैं और वे दूसरों को भी उत्साह दिला सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा है? द्वितीय, उसके अंदर ही अपने अनुयायियों के प्रति उदारता की वृत्ति होनी चाहिए। उदारता की वृत्ति भी, कोई भी ठीक है, कोई काम दे दिया अपने जो सहयोगी है उससे, हो मान लो भी उससे कुछ गलत हो जाता है तो उसमें क्या है कि उसको उदारता बरतनी चाहिए कि हाँ ठीक है, एक बार गलती हो जाती है, उसको दोबारा से उसको वापस से उत्साहित करके उसको लगाना चाहिए। ये जो होती है वो उदारता की वृत्ति होती है, ये गुण होना चाहिए। तथा उसके अंदर यह गुण होना चाहिए कि वे गुणों और श्रेष्ठ कार्यों को कम कर नहीं, मतलब कि गुणों और श्रेष्ठ जो कोई किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण है अपने सहयोगी के, तो या वो कोई श्रेष्ठ कार्य करता है तो उसको कम करके नहीं बताना है, उसको क्या बढ़ा चढ़ा के बखान करना है उसका, जिससे कि दूसरों में भी उत्साह उत्पन्न हो। यह एक सत्य है कि लोगों को काम करने में सबसे अधिक उत्साह इस बात से प्राप्त होता है कि जब अवसर आए तो उनके काम का सही मूल्यांकन हो। जब भी कोई अवसर आता है तो उनके काम का मूल्यांकन सही होना चाहिए तथा उनकी प्रशंसा की जाए। अब कोई भी व्यक्ति यदि सही काम कर रहा है तो उसको भी प्रशंसा की जरूरत होती है, उसको थोड़ा उत्साहित करना जरूरी होता है जिससे कि वो आगे कंटिन्यू कर सके। नेतृत्व, प्रशासन तथा जनता के बीच भावनात्मक एकता उत्पन्न करने की रहस्यमय कला है। नेतृत्व क्या करता है? यदि अच्छा नेतृत्व होता है, नेतृत्व प्रशासन, तो जनता के बीच भावनात्मक एकता, किसी काम के प्रति एकता, कोई काम करवाना है, जैसे जन सहयोग से कोई काम करवाना है तो उसकी उनके अंदर भावना जागृत करनी पड़ती है उस काम के प्रति, जिससे क्या है कि वो एकजुट होके उस काम में लग जाएं। ये एक रहस्यमय कला है, हर किसी में ये कला नहीं होती है। एक श्रेष्ठ नेतृत्व कर्मचारियों के बीच प्रेम का ऐसा संबंध, ऐसा बंधन बांधता है कि वे अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। अब ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे झगड़े हो गए कर्मचारियों के बीच में, वो अपने उन झगड़ों में ही लगे हुए हैं, मेन जो काम है वो कहीं पीछे छूटता हुआ जा रहा है। तो वो क्या है कि ठीक है, छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, उनको उसी बेस पे समाप्त करता है और लक्ष्य के प्रति उनको जागरूक करता रहता है। यद्यपि कर्मचारी कार्य करते हुए कई बार यह अनुभव करते हैं कि कार्य उनकी इच्छा अनुसार नहीं है। अब हर किसी के इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता है, परंतु वे नेतृत्व के प्रभाव में दिल लगाकर काम करते हैं। यदि नेतृत्व बढ़िया है तो वो इच्छा के विरुद्ध भी काम करने को तैयार हो जाएगा। नेतृत्व का एक पहलू प्रतिभा है। अब उसमें क्या है? प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा का अर्थ है चिंतनशीलता तथा अपने विचारों को भाषण अथवा लेखन में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता। चिंतनशीलता क्या होती है? भी अपने जो भाषण है या कार्य करने की शैली है उसमें क्या है कि स्पष्टता होनी बहुत ज़रूरी है। सभी महान मुख्य प्रशासक चिंतनशील व्यक्ति हुए हैं। इसी गुण के द्वारा वे समस्याओं को हल करने में सफल हुए हैं और जनता के समक्ष महत्वपूर्ण लक्ष्य रख सके हैं। एक अच्छे नेतृत्व का यह गुण माना जाता है कि लोग नेता से बातचीत करने और पास पहुंचने के लिए उत्सुक रहते हैं। अब कोई नेता आता है, कोई अच्छा नेता आता है तो उससे लोग क्या है, उत्सुक रहते हैं मिलने के लिए। ये आपने भी अपने समाज के लेवल पे भी देखा होगा, गांव के लेवल पे देखा होगा। और नेता के साथ बातचीत करने के बाद फूले नहीं समाते हैं। अब कई ऐसे नहीं होते कई लोग कि हाँ यार मैं फलाने नेता से बातचीत करके आया हूँ, तो वो क्या है कि अपने अंदर एक अलग ही खुशी लेके घूमते हैं। इसलिए लोग नेताओं के दर्शन के लिए, भाषण सुनने के लिए घंटों इंतज़ार करते हैं। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू में भी नेतृत्व के अधिकांश गुण पाए जाते थे। निर्धारित, अब थर्ड पॉइंट है वो क्या है? निर्धारित कार्य क्षेत्र। मुख्य कार्यपालिका विधान पालिका द्वारा पास कानूनों को लागू कराती है। मुख्य कार्यपालिका का क्या काम होता है कि विधान पालिका है जो जिसके द्वारा कानून क्या है बनाए जाते हैं विधान पालिका के द्वारा, और मुख्य कार्यपालिका क्या है, उनको
लागू करती है। इसके लिए वह विभिन्न प्रशासक क्रियाएं निर्धारित करती है। इसलिए यदि उसकी पूर्व निश्चित योजना कार्य करने से पूर्व नहीं निर्धारित हुई तो निश्चित है कि वह अपने कार्य में सफलता नहीं पा सकेगा। मुख्य कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र निश्चित होना चाहिए। कार्य क्षेत्र क्या है? निश्चित होना चाहिए मुख्य कार्यपालिका का, ताकि समय पर उसे अथवा कर्मचारियों को भ्रम न हो और न ही प्रशासनिक कुशलता को हानि पहुँचे। जो फोर्थ पॉइंट है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छे मुख्य कार्यपालिका में विभागों में सुदृढ़ रूप से संगठित करने की क्षमता होनी चाहिए। वो जो विभाग बने होते हैं कार्यपालिका के अंदर, अलग अलग विभाग होते हैं, उसके विभाग के अंदर उप विभाग होते हैं, तो उनको क्या है, संगठित करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। सफल नेतृत्व का आधार नेता का संगठन कौशल ही होता है। उसका संगठन कैसा है, संगठन कौशल मतलब वो संगठन को कैसे बना के रखता है, वो मुख्य कौशल माना जाता है उसका। फिफ्थ पॉइंट है शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, एबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजन। प्रशासन के लाखों कर्मचारी मुख्य कार्यपालिका के आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार ही कार्य करते हैं। प्रशासन में आए दिन अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आए दिन ही कोई न कोई समस्या होती है, जिनको हल करने के लिए मुख्य कार्यपालिका को ही निर्णय लेना होता है। अभी इसका हल कौन करेगा? तो मुख्य कार्यपालिका को निर्णय लेना होता है। प्रशासन में केवल निर्णय लेना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ निर्णय ले लिया, हाँ जी ठीक है ये निर्णय ले लिया, चाहे वो सही है चाहे गलत है। इसलिए प्रशासन के अंदर शीघ्र और सही निर्णय लेना जरूरी है। कोई भी समस्या आ गई तो उसके लिए शीघ्र निर्णय लेना पड़ेगा और सही निर्णय भी होना चाहिए वो। अतः मुख्य कार्यपालिका में शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिए जाएंगे तो प्रशासनिक कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और प्रशासन अव्यवस्थित हो जाएगा। इससे क्या है, प्रशासन अव्यवस्थित हो जाएगा। तो आज यहीं तक हम पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ तक। अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।